Hi everyone, and Good evening. it's wonderful to have you all here. And I see that there have been many people who have joined. Yeah. So people are writing finally प्यार की जीत. It seems like that. Seems like that. So दोस्तों बहुत बहुत मुबारक वैलेंटाइंस वीक का, और बहुत धन्यवाद कि आप सब जुड़े इस हफ्ते में. तो ये इस वैलेंटाइंस वीक में हम कम्युनिटी और वार्तालीप के तरफ से इस वीक में प्यार पर एक चर्चा करना तो बहुत लाजमी था कि हम इस वीक में प्यार पर एक चर्चा जरूर करें. तो बहुत तरह के प्यार के बारे में चर्चाएं होती हैं. आज जो चर्चा हम करेंगे वो परिवार के प्यार के बारे में थोड़ी बात करेंगे. फैमिली के क्या मायने हैं, हाँ, इंटरजेनरेशनल स्पेसेस यानी अंतर पीढ़ियों में जो प्यार है उनको हम कैसे महसूस करते हैं या कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और भी बहुत सारी चीजों पे आप तीनों से बात करेंगे. अगले कुछ दिनों में हम 2 और इंस्टाग्राम लाइव्स में आपसे मिलने वाले हैं, एक एजुकेशन पे और एक वर्क स्पेस के बारे में. उनके डिटेल्स के लिए आप कम्युनिटी के इंस्टाग्राम पेज पर आप देख सकते हैं वो सारी डिटेल्स. तो इस लाइव को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि ये लाइव वार्तालीप होस्ट कर रहा है. वार्तालीप एक क्रॉस सेक्टोरल कोलिशन है देश भर के 150 से ज्यादा यूथ एंगेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस का, जो यूथ सेंट्रिक डेवलपमेंट को मेन स्ट्रीम में लाने का काम कर रहे हैं. और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज जब हम परिवार के बारे में बात करते हैं और प्यार के बारे में बात करते हैं, ये वार्तालीप भी एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें बहुत सारा प्यार है, और ये प्यार अलग अलग लेवल्स पे हम फील करते हैं. तो जब हम आज परिवार और प्यार की बात कर रहे हैं तो इस बात को सेंटर करना बहुत जरूरी है कि वार्तालीप एक ऐसा स्पेस है जिसमें बहुतों को एक परिवार की तरह सजो के रखा हुआ है. और मेरा नाम शौविक है. मैं जमशेदपुर झारखंड में एक पीपल फॉर चेंज नाम की संस्था है जो युवाओं और बच्चों के साथ और खासकर LGBTQ युवाओं के साथ काम करती है. उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और मैं वार्तालीप का भी हिस्सा हूँ. तो आज हमारे साथ 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अमेजिंग स्पीकर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में बताता हूँ. हमारे साथ आकाश है. हाय आकाश. थोड़ा अगर आकाश सेठी क्वेस्ट अलायंस के CEO हैं और 18 सालों से वो एजुकेशन और यूथ डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और आकाश भी एक वार्तालीप मेंबर है. वेलकम आकाश. थैंक यू. हमारे साथ अनुप्रभा दास मजुमदार है. अनुप्रभा एक ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट है, वो वेस्ट बंगाल से हैं, और अनुप्रभा ने ट्रांसजेंडर राइट्स के मुद्दों पर बहुत सारा काम किया है, और अनुप्रभा एक पोएट्स भी हैं और एक सिंगर भी हैं. वेलकम अनुप्रभा. और हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग यंग पर्सन जुड़े हैं जिनका नाम रॉबिन कुरियन है. वो एक कंटेंट क्रिएटर हैं जो अपने हटके अंदाज से सोशल मीडिया पर खूब जाने जाते हैं. स्कूप के वो एंकर और वीडियो प्रोड्यूसर भी है. वेलकम रॉबिन. थैंक यू सो मच. थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग इन. तो अब एक कुछ सवाल आप लोगों से हैं, तो ये सवाल ज्यादातर आपके एक्सपीरियंस से आप बताएं. तो पहला जो मैं सवाल है ये मैं एक एक करके, ये सबके लिए है. आपके लिए परिवार के मायने क्या है, या फिर अगर मैं आपको ये सवाल मैं अगर थोड़ा सा अलग तरह से पूछूं भी कि किस किस तरह के परिवार में आप, जो आपकी इतनी जर्नी रही है, किस किस तरह के परिवारों से आपके एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं. तो मैं सबसे पहले अनुप्रभा, अगर आप बताना चाहें कि परिवार के मायने क्या है आपके लिए. ओके. मैं सुनाई दे रहा हूँ. हाँ बिल्कुल. ओके. शौभिकदा, मेरे लिए 2 तरह के परिवार होते हैं. एक है बायोलॉजिकल फैमिली, जहाँ पे हम लोग पैदा होते हैं और पैदा होने के साथ साथ बहुत सारे बाय बर्थ बहुत सारे रिश्ते से जुड़ते हैं. और दूसरा होता है लॉजिकल फैमिली, जिनसे जिंदगी में हम जिंदगी के रास्ते में कहीं ना कई मोड़ पे हम मिलते हैं. फिर एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है और फिर वो रिश्ते और गहराइयों तक जाता है और बॉन्डिंग बढ़ता है और वो हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा हो जाता है. तो मैं बायोलॉजिकल फैमिली से ज्यादा लॉजिकल फैमिली में बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरे खुद के
खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्यार, सपोर्ट और एम्पैथी मुझे अपना लॉजिकल फैमिली से ही मिला है। तो मेरे लिए लॉजिकल फैमिली ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बायोलॉजिकल फैमिली के बारे में भी सोचे, जब हम लोग पैदा होते हैं तो वो उस बच्चे के साथ हमारा रिश्ता तो ऑटोमेटिकली नहीं कनेक्ट हो जाता ना, उसके साथ भी हमें रिश्ता बनाना पड़ता है, वो बॉन्डिंग क्रिएट करना पड़ता है। तो जो बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक अनुप्रभा, बायोलॉजिक मैं या मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपने जो ये दो बातें कही ना, बायोलॉजिकल एंड लॉजिकल फैमिली, एंड द वे यू एक्सप्रेस्ड इज, आई थिंक, या थैंक्स फॉर पुटिंग इट दिस वे अनुप्रभा। ये सवाल मैं अगर आकाश आपसे पूछूं कि किस किस तरह की, जैसे अनुप्रभा ने कहा बायोलॉजिकल एंड लॉजिकल फैमिली, यही सवाल आपसे है कि फैमिली के मायने आपके लिए क्या है? व्हाट डज फैमिली मीन टू यू आकाश? आई थिंक बहुत अच्छे से कहा अनुभव हमने। आई थिंक जस्ट जो मेरी सोच है, आई थिंक एक जो सोच है कि जो एक तरीके से आपको अनकंडीशनल लव जहाँ पे मिलता है, इट मे बी बायोलॉजिकल, इट मे बी लॉजिकल, बट जो अनकंडीशनल लव जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस कम होती है कि मैं ये करूंगा तो आप ये कीजिए, या अगर मैं कुछ फेल हो जाऊं या कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या अगर मैं if I have not been able to live up to something, but they are there to provide me with the space and make me feel valued, cared for. So it may be biological or logical, but the unconditional love which I can get is family to me. So I think that's for me the single most important maina of a family, and therefore Ajkal I'm also saying that it's not, like Anuprabha said, not only about the biological, but wherever unconditional love is available and get. या आकाश, सो ट्रू। आई थिंक ये जो आप, हम जब प्यार और परिवार की बात कर रहे हैं तो आपने इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से फॉरवर्ड किया कि जहां प्यार है, और प्यार बेशुमार है, विदाउट कंडीशंस, अनकंडीशनल लव वेयर इट इज फेल्ट, आई थिंक दैट्स अ स्पेस दैट यू वुड लाइक टू थिंक ऑफ एज फैमिली। थैंक्स सो मच। रॉबिन, सेम सवाल आपसे है, परिवार के मायने क्या है, या अगर आप इसको देखें कि किस किस अलग तरह के परिवार आपने एक्सपीरियंस किया है अपनी जर्नी में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को लगता है परिवार का मतलब वो है जहाँ पे हम अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए, हमें अपनापन महसूस हो, अब वो हमसे बायोलॉजिकली रिलेटेड हो या नहीं हो। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैंने महफूज अपने दोस्तों में ज्यादा किया है। जो भी मेरे दोस्त हैं, स्पेशली जो मेरी सेक्सुअलिटी थी, व्हेन आई केम आउट and I had to behave in a certain manner, I saw that my friends are very much acceptive of my behavior. So that was a, मुझे लगता है फैमिली का डेफिनेशन वही है जो आपको एक्सेप्ट करे, जो आप हैं उसको एक्सप्रेस करने की फ्रीडम दे, वो मेरे लिए परिवार है। बहुत अच्छे। आई थिंक ये बहुत 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 ब्यूटीफुली यू हैव पुट इट। आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, जैसे अनुप्रभा आपने कहा, या आकाश व्हाट यू आर सेइंग, एंड रॉबिन व्हाट यू आर सेइंग, ये जो एक्सप्रेस करने की बात है, एक ऐसा स्पेस विच इज नॉट लिमिटेड टू द फैमिली दैट वी वर बोर्न इन, जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ था उस पे सिर्फ उस परिधि में नहीं बंधा है, और उसकी परिधि अभी बहुत वाइड हो गई है। तो जैसे हम बिगिनिंग में जब हम वार्तालाप की भी बात कर रहे थे कि ये स्पेस जहां हम अनकंडीशनली हमें प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, कॉमन सोच रखते हैं, कॉमन तरह के बातें कर सकते हैं और सेफ फील करते हैं, आई थिंक परिवार को अगर हम परिभाषित करें तो एक ऐसे स्पेस से परिभाषित कर सकते हैं। थैंक यू ऑल थ्री, बहुत इंटरेस्टिंगली आपने परिवार के कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छे से उसको समझाया हमें। अनुप्रभा, आपके लिए एक सवाल है मेरा कि एज अ यंग पर्सन, बहुत जब आप छोटे थे तो ये जो बहुत सारे बॉक्सेस हमारे लिए बांधे जाते हैं ना, कि हमको इस बॉक्स में फिट होना है, जैसे रॉबिन कह भी रहे थे कि हमको इस तरह से एक बॉक्स में, परिवार के स्पेस में रहते हुए हमें इस तरह से इस बॉक्स में रहना है। तो आपके लिए
ये जो जब आप बड़ी हो रही थी, ये स्पेस कैसा रहा, किस तरह से आपने इस स्पेस को नेविगेट किया इन टर्म्स ऑफ क्या ये जो परिवार में प्यार है, जब आप बड़ी हो रही थी और आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, अपेक्षाएं थी, क्या ये आपके लिए ये जर्नी किस तरह से रही, और जो जर्नी आपकी बचपन में थी और अब जो जर्नी है, इन दोनों में जो परिवार का प्यार है उसमें क्या आपने कुछ फर्क महसूस करा है? हाँ। अ, अ, मैं जब 2-3 साल की थी तब से ही मुझे पता था कि मैं ज्यादातर लोगों के जैसा नहीं हूँ। यानी कि मेरा जो भाई है, और वो जैसे वो जैसे है, जैसे जैसे खेलना पसंद करते हैं, और जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो वो मेरे से अलग है। लेकिन तब मैं मेरे मुझ में वो शब्द नहीं थे, वो वर्ड नहीं थे जिससे मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं, जिससे मैं अपने आप की मतलब मेरे अंदर जो फीलिंग है, अ, जो मैं हूं, वो आर्टिकुलेट कर सकूं। तो बचपन से लेकर 18-19 साल तक मुझे एक बहुत घुटन सी महसूस होती थी। मुझे लगता था कि मैं किसी दूसरे शरीर में आई मीन लॉक्ड हूँ, और उस शरीर से जुड़ा हुआ जो स्टीरियोटाइप्स है, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो सब मुझसे कर रहे थे मेरे फैमिलीज एंड ऑल। लेकिन वो परफॉर्म करते करते मैं थक चुकी थी, क्योंकि वो मैं बिल्कुल नहीं थी। बचपन में मुझे अच्छा लगता था मम्मी की ज्वेलरी से खेलना, और मम्मी की साड़ी पहनना, और मेरे जितने सारे दोस्त थे, सब सहेलियां थी मेरी। तो उस बात से सबको बहुत परेशानी थी कि इसका क्यों कोई लड़का फ्रेंड नहीं है, क्यों सभी लड़कियां इसका फ्रेंड है। तो और मुझे स्कूल में बहुत बुली होना पड़ा, जिसके वजह से मेरा एजुकेशन बहुत उसका हाल बहुत खराब रहा है। मुझे याद है जब मैं कोचिंग में पढ़ने जाती थी, तो मैं अगर मुझे पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आता था तो मैं क्वेश्चन करने में भी डरती थी, क्योंकि टीचर मेरे क्वेश्चन पूछने की जो तरीका है उसी से मुझे मॉक करते थे। तो ऐसे ऐसे मैं तो हर क्लास में पास होती गई, लेकिन पढ़ाई में एक बहुत बड़ा गैप रहा है। और फिर और मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस जो जिसे मैं बायोलॉजिकल फैमिली बोल रही थी, कि मैं इस फैमिली में तो मेरा बर्थ हुआ है, लेकिन किसी से भी मेरा वो जुड़ाव नहीं था, क्योंकि जो मेरे इनर सेल्फ है, उस सेल्फ से मेरे फैमिली में किसी का भी कोई कनेक्शन बना ही नहीं। तो मैं हायर सेकेंडरी के बाद मैं बहुत मतलब मिडिल क्लास परिवार से थी, और मुझे स्कूल में कंप्यूटर का एक्सेस मिला जब मेरा 10th के बाद, जब 11th क्लास में थी। तो तब मुझे थोड़ा थोड़ा करके ये LGBTQ ये सभी टर्म के बारे में पता चला, और तब मुझे जाके लगा कि मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे वो वर्ड मिला, कि ये कोई बीमारी नहीं है और कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। तब जाके मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं दूसरे ग्रहों से नहीं हूँ, यू नो। Yes. तो तब मैं मम्मी पापा को अपने बारे में बताया, और उनसे कहा कि बचपन से मैं ये फील करती आई हूँ कि मैं मेरा शरीर भले ही एक लड़के के शरीर में मैं पैदा हुई हूँ, लेकिन मैं अंदर से एक लड़की हूँ, और वो फीलिंग बचपन से लेकर आज तक वो बदला नहीं।
तो ये कोई फेज नहीं है, ये मैं हूँ, मतलब ये मेरा वजूद से जुड़ा हुआ है, मेरा ये आइडेंटिटी। तो तब तो घर में मतलब बहुत रोना धोना, बहुत ड्रामा ये सब हुआ, और मैं मम्मी को एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गई। वो बहुत मदद किए मेरे, मम्मी को वो समझाने के लिए कि क्या होता है ये, और ये बिल्कुल आम लोगों के तरह ही एक नॉर्मल चीज है, ये कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक किया जा सके और जिसको चेंज किया जा सके कुछ। तो ऐसे मेरा बचपन से लेकर जर्नी रहा है। तो मैं तो, मेरे जो बायोलॉजिकल फैमिली है उसमें बिल्कुल ही मैं सेफ नहीं फील करती थी। 12th के बाद जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि मैंने ढूंढना शुरू की कि ऐसा कुछ संगठन है जहाँ पे इस बात को लेकर चर्चे होते हैं या फिर कोई काम करते हैं, तो ऐसे ढूंढते ढूंढते मैं बहुत सारे संगठन से जुड़ी, और तभी से मेरा काम शुरू हुआ जेंडर और सेक्सुअलिटी के राइट्स को लेकर। और तब जाके मैंने अपना खुद का जो जर्नी ट्रांजिशन का वो भी शुरू किया। और मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि कब मेरा 18 साल पूरा होगा और मैं खुद अर्न करने के लिए मतलब केपेबल होंगी। तो जब मेरा 18 साल हुआ और कॉलेज के फर्स्ट ईयर पे मैंने ग्रेजुएशन छोड़ी, मतलब ड्रॉप आउट हो गई कॉलेज से, और ढूंढती रही कि कहाँ मैं अपने पैरों में खड़ी हो सकती हूँ, और मुझे एक मैं जो हूँ उसी वजूद को लेकर मुझे एक डिग्निफाइड और रिस्पेक्टेबल लाइफ मिले और मैं खुल के जी सकती हूँ। तो वो तो मेरा मतलब जब मैं 20 साल की थी तब से एक्चुअली मैं जीने लगी। तो या आई थिंक, थैंक यू अनुप्रभा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि आपके ट्रू सेल्फ को जहां पर एक्सेप्टेंस मिल पाती है। आई थिंक ये बात, आई एम जस्ट कनेक्टिंग बैक टू जो बात अभी थोड़ी देर पहले रॉबिन ने कही कि किस तरह से जहां पर आपको एक्सेप्टेंस मिल पाता है तो प्यार वहां पर कैसे पनप, और कितना जरूरी है प्यार जो आपको 20 साल के बाद मिला फॉर अ यंग पर्सन। और ये जो लव है, इस हाउ डज इट हेल्प अ यंग पर्सन फ्लरिश एंड accomplish his or her true self? आई थिंक बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया। और मैं थोड़ा सा आकाश आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए फैमिली ने, जब आप व्हेन यू वर ग्रोइंग अप आकाश, जब आप बड़े हो रहे थे, तो ये जो फैमिली का प्यार होता है, फेमिलियल लव, स्पेशली जहां पर आप एक सोशल एंटरप्रेन्योर बन रहे थे, वो भी आप बॉक्स में एक नहीं फिट बैठ रहे थे जो बॉक्सेस हमारे लिए रहते हैं एज ए यंग पर्सन व्हेन यू आर ग्रोइंग अप इन द फैमिली, ये जो फेमिलियल लव है इसने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि क्या वो ऐसे एक्शंस थे आपके फैमिली में जिसने आपको ये फेमिलियल लव एक्सपीरियंस करने में मदद किया? और इस फेमिलियल लव को एक्सप्रेस करने के बाद, इफ आई दिस इज व्हाट आई मीन बट टू से व्हाट इज लव, व्हाट वाज लव इन एक्शन फॉर यू इन द फैमिली स्पेस? और जब आपने इस चीज को एक्सप्रेस किया तो इसको आपने दोबारा किस तरह से युवाओं के लिए वापस एक्सप्रेस किया है अपने काम के जरिए या अपनी जिंदगी के जरिए, दिस लव दैट यू had experienced in your family when you were growing up, Akash? Sure. So yeah, I think the first memory I have actually of an action, maybe which I remember, is when I was learning to cycle, and you have those support tires, and आप cycle कर रहे होते हो और फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझे उन support tires के बिना जाना है, और my mother was holding my cycle and running like 100-meter dash in our gully, trying to make sure कि मैं support tires नहीं use कर रहा हूँ, but she was my kind of support or the safety net who was running with me while I was learning to cycle. So I think that is my first memory of some kind of an action where I felt really loved, in terms of maybe I was 3 years or 4 years old.
but I think the role that the family played to really explore कि you know मेरे फैमिली में बहुत डिफरेंट टाइप्स के पर्सनालिटीज थे, स्पोर्ट्स में लोग थे, कुछ लोग म्यूजिशियंस थे, कुक्स थे, आर्किटेक्ट्स थे, तो एक तरीके से बहुत अलग अलग टाइप के एक्सप्लोरेशंस मुझे करने को मिले एट अ यंग एज। उनकी लाइफ देखकर वो मौका मिला और पता चला कि इतने टाइप के लोग होते हैं और बहुत इंटीमेटली वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। So I think that is one thing which I am grateful for the family to help me explore that there can be multiple selves. There doesn't always need to be कि आप एक चीज बन जाइए, but you can be many people, right? So that was one thing that the family contributed. I think the other was that when I failed my 9th standard and मेरे मम्मी और पापा दोनों ने वो मौका दिया, पूछा कि अच्छा आप 9th में ही रहना चाहते हो या दूसरी स्कूल में 10th में आपको हम एडमिशन करवा देंगे तो आप 10th में चले जाओ। पर उन्होंने मुझे वो एक तरीके से पूछा आप क्या करना चाहो, एंड वो चॉइस दिया, ना कि सिर्फ कहा कि आप यहीं रहो या वहां जाओ। तो आई थिंक दैट वाज वन एक्शन of love where I decided to stay back in my own school because I loved my school quite a bit. But the choice that you can make based on your own failures, face the consequences, but you have the choice. So I think that was another important act, if you will, to allow me the choice. I think third thing which I can remember is that मैं एजुकेशन से ज्यादा मुझे काम करने में मजा आता था। मुझे जहाँ पे बाहर कॉलेज के अंदर बैठने में नहीं, पर कुछ भी बाहर जाके कुछ मीटिंग्स करने में, फंड रेजिंग करने में, एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था मैं कॉलेज में। तो I enjoyed going out, meeting people, talking to them about issues of youth development and youth voice, and उसी तरीके से मैं आगे पढ़ाई की जगह मैं प्रैक्टिकल काम करना चाहता था। तो वहां पे मेरे फैमिली ने मुझे चैलेंज किया कि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे आगे, आपकी जॉब का क्या होगा, आपके करियर का क्या होगा। पर वो चैलेंज करना कि आप जो करना चाहते हो करो, पर दोनों साइड के बारे में सोचो, थिंक ऑफ थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। एक तरीके से वो चैलेंज करने का मुझे एक्सपीरियंस हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ फादर के साथ कि आप पढ़ाई की जगह क्यों काम करना चाह रहे हो। तो दैट वाज अनदर act of love, I would say, because you challenge people only when you love them. And so that experience was really meaningful. So, and also accepting of all types of relationships that I might have. And I guess that's, I won't say too much, I'm cognizant of time. So I don't know if I can keep going with more experiences. But no, I think that's wonderful, Akash, the way you expressed कि किस तरह से हम एक्सपीरियंस करते हैं परिवार में प्यार को। आई थिंक द एग्जांपल्स जो आपने बताया राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन यू आर 3 year old, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने कहा कि कोई प्यार का ये भी मतलब है कि कोई आपको चैलेंज करे कॉन्स्टेंटली। आई थिंक फॉर यंग पीपल, एंड यहाँ पर शायद एक इंटरजेनरेशनल लव की भी बात आती है, बिकॉज आपकी बात से हमें ये समझ आ रहा था कि किस तरह से इंटरजेनरेशनल लव जो होता है या अंतर पीढ़ी प्यार होता है, वो कैसे युवाओं को प्रेरित कर सकता है, नर्चर कर सकता है, स्पेशली फैमिली स्पेसेस में। आपकी बात से वो बहुत साफ निकल के आ रही थी। ये भी था कि आपने कैसे इसको एक्सप्रेस किया, अगर आप क्विकली बता सकते हैं इसको कैसे वे फॉरवर्ड लेकर गए, जो प्यार आपको फैमिली स्पेस में मिला। तो आई थिंक ये जो लर्निंग था कि यंग पीपल वांट चॉइस, उनको चॉइस चाहिए, उनको रिस्पेक्ट चाहिए, उनको केयर चाहिए, उनको एक्सप्लोर करने की एक क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए और अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए कि आप एक्सप्लोर करो। तो जो भी हम एक तरीके से युवाओं के साथ काम करते हैं, तो उधर हम काफी सारा ये जो प्रिंसिपल्स हैं ऑफ केयर, जॉय, लव, रिस्पेक्ट, चॉइस, ये सारे प्रिंसिपल्स हम देखते हैं कि कोई भी एडल्ट होता है युवा के
लाइफ में, चाहे वो फैसिलिटेटर हो, एजुकेटर हो, पेरेंट्स हो, उनको ये नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, एक सेफ स्पेस क्रिएट करने के लिए एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड की जरूरत है। तो ज्यादातर जो हम ट्रेनिंग्स करते हैं हमारे फैसिलिटेटर्स के साथ, उसमें ये चीज को फ्रंट एंड सेंटर रखते हैं कि आप कैसे वो एक नॉन जजमेंटल लर्निंग स्पेस, लर्निंग एनवायरनमेंट दो जिसमें युवा, where your young people can thrive. So that is one way of taking this and expressing, Love and the forward. other is that of course you are just a medium to share the love that you have experienced, and you try to find ways to really create that opportunity for other people. Yes, so true, so true. Creating non-judgmental safe spaces for young people, Akash. I think so true. रॉबिन, आपसे सवाल है। आप एक युवा डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, तो एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते हैं आप, और आपसे ये सवाल है कि फॉर यू बीइंग अ डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आपके लिए क्या मायने है एक ऑनलाइन फैमिली, एक आपके लिए ये जो ऑनलाइन आपके फॉलोअर्स है, ये जो ऑनलाइन स्पेस है, इट्स ऑल्सो फैमिली ऑफ सॉर्ट्स फॉर यू, आपके लिए भी एक परिवार है। तो इस परिवार में क्या आप लव्ड फील करते हैं इस ऑनलाइन स्पेस में, और क्या ये जो लव आप यहाँ फील करते हैं, क्या ये बाहर में जो हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सोशल मीडिया? ये जो सोशल मीडिया का प्यार है, ऑनलाइन परिवार का प्यार है आपके लिए, पहले तो आप क्या फील करते हो, और अगर फील करते हो तो किस तरह से ये अलग है, अगर अलग है तो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूंगा आई एग्री टू दिस कि दोनों चीजें बहुत सेपरेट है। रियल लाइफ का प्यार, सोशल मीडिया का प्यार बहुत अलग है। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो ये स्पेस एक अपॉर्चुनिटी देता है ताकि लाइक माइंडेड पीपल साथ में आके एक दूसरे के साथ ग्रो करें। तो मैंने जो अपना परिवार बनाया है, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, उन लोगों की वजह से मैं इम्प्रूव कर पाता हूँ। मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल पाती है कि मैं दिल्ली में बैठकर मुंबई के किसी के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ। वो एक ब्यूटीफुल इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का, एंड ऑल्सो थ्रू कोलैबोरेशंस विद डिफरेंट पीपल, एज यू मेंशन्ड, इंटरजेनरेशनल। सोशल मीडिया पे एज का कोई बैरियर ही नहीं है। लाइक आई मेक कंटेंट, एंड कंटेंट का कोई एज डिफरेंस नहीं है, कोई थॉट डिफरेंस नहीं है। इफ आई थिंक आई एम in sync with someone, I definitely would love to create with them. And this creation and process of learning is what I would summarize as online friendship and online love as in social media spaces. Though I have also made some very good friends and connections through online media, and I think wo is just out of true feelings, emotions, so it is possible. But on also I would also keep my personal love ka journey separate. I do find out time for my real friends, and I think those are the moments when you really live. Even on online spaces, if I actually meet with someone and have a connection in real life, then only I feel ki they and I have a thing. Otherwise, because I think there are moments when you sit with a person, the way they make you feel comfortable, matlab accepted, and that is more important, and that is what you take back. The memories you make in real life is what you बार बार आपको याद आता है, आप उसको ज्यादा अपने दिल में समाते हो rather than जो आप सोशल मीडिया पे कनेक्शन बनाते हो। दोनों ही चीज बहुत अलग है, दोनों ही जरूरी है, और दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। या रॉबिन, आई थिंक बहुत अच्छी बात कही। आई थिंक लाइक माइंडेड लोगों का साथ आना, ये अप्रिसिएशन मिल पाना और ये प्यार मिल पाना सोशल मीडिया पे, बिकॉज द वर्ल्ड इज नाउ इट्स जस्ट वन डिजिटल वर्ल्ड जहां पर बाउंड्रीज थोड़े से ब्लर हो गए हैं, पर अभी भी टच, फील, दोस्ती, अ वार्म हग, साथ में बैठना, खाना, ये जो रियल एक्सपीरियंसेस है, हाथ पकड़ना, दोस्त से बात करना, फेस टू फेस मिलना, जो हमने बहुत सब कुछ मिस किया कोविड में। और जब हम वेलबींग की भी बात करते हैं युवाओं की, तो या फिर हमारे वेलबींग की भी बात करते हैं, आई थिंक इस स्पेस को नर्चर कर पाना बहुत जरूरी है।
एंड लाइक यू सेड बोथ हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स एंड बीइंग लव्ड, बट ये जो इतनी सारी बातचीत अभी हो रही थी ना, आकाश, अनुप्रभा, रॉबिन, तो ये थोड़ा मुझे जो लग रहा था, हम जब बार बार ये कहते हैं कि जो परिवार का जो ट्रेडिशनल ढांचा है वो अब सेम नहीं रहा है, परिवार की जो बाउंड्री से वो एक्सपैंड हो गई। अनुप्रभा ने बायोलॉजिकल और लॉजिकल परिवार कहा, अनुराग यू सेड दैट वेयर यू फील एक्सेप्टेड, वेयर यू फील लव्ड, यू नो, वेयर यू फील, रॉबिन आपने वही बात कहा, जहां आपको एक्सेप्ट होता है, अनुराग जहां पर आप फ्लरिश करते हैं, चैलेंज होता है। आई थिंक ये स्पेसेस में, आई थिंक जब हम बात करते हैं इन स्पेसेस का, तो ये स्पेसेस का जो परिभाषा है ये बहुत एक्सपैंड हो चुका है परिवार का, द फैमिली दैट यू आर बोर्न इनटू एंड द फैमिली दैट फ्रेंड्स दैट यू आल्सो मेक व्हेन यू गो ऑन। बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही है, तो अब मैं कुछ थोड़े आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूंगा। मेरा पहला सवाल अनुप्रभा और आकाश, आप दोनों से मैं ये सवाल करना चाहता हूं। एक ये सवाल है कि आपकी जो जर्नी रही है, गिवन द जर्नी, जब आप दोनों ने जो जर्नी की है, किस तरह के स्पेसेस आप यंग पीपल के लिए क्रिएट कर रहे हैं जहां वो हेल्ड फील कर रहे हैं या नर्चर्ड फील कर रहे हैं या प्यार महसूस कर पाते हैं, किस तरह के स्पेसेस आप क्रिएट कर पा रहे हैं? तो अगर आप इन स्पेसेस में भी अगर आप ये कह सके कि किस तरह से आप इंटरजेनरेशनल लव को क्या ये महसूस करवा पा रहे हैं यंग लोगों को, या उसको कैसे सेंटर कर रहे हैं? तो आकाश पहले आप बोलना चाहेंगे, अनुप्रभा, कोई भी, अनुप्रभा? आकाश बोलिए। अच्छा, आकाश आप बोलिए। तो आई थिंक एक जो चीज है जो मैंने कहा कि जो युवाओं को आज जो क्या चाहिए, उनको एक बिलोंगिंगनेस भी फील करना चाहिए उनके एजुकेशन से या उनके वर्क स्पेस से। सो हमारे वर्क स्पेस में हम एक की वैल्यू जो हमारी है, कंपैशन की वैल्यू है, और आप नेचर से कितना सारा कुछ सीख सकते हैं कंपैशन के बारे में, जिससे कि वो फीलिंग ऑफ लव आप बेहतर आप खुद रिफ्लेक्ट करके यू कैन गेट इन टच विथ योरसेल्फ एंड the compassionate side of you and apply it in your workspaces, in your organization, in the values and in the culture of the organization. So I would say one of the ways I'm able to express this is by creating a culture based on love and compassion, and really getting people to reflect and find that side of themselves, which sometimes you lose up, you're fearful, you don't have the courage to make mistakes because you feel that no one has my back, no one is supporting me. So a culture which is based on love and unconditional love makes you feel a lot more supported. So that is one way of expressing this in the space that I am able to influence. Thanks, Akash. I think बहुत important बात कही अपने in terms of how culture and the culture of love can create such spaces where there is scope for failure and there is even appreciation for people to fail and try new things and not be fearful. Thanks, Akash. अनुप्रभा, सेम सवाल आपसे है कि आपके काम में आपकी जो जर्नी रही है, आप किस तरह से, किस तरह के युवाओं के लिए स्पेसेस कैसे क्रिएट कर पा रही है जहां पर वो प्यार महसूस कर रहे हैं, दे फील बीइंग हेल्ड या नर्चर्ड फील कर रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आकाश से, और मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। शोभिकदा, जब हम यूथ ये वर्ड या ये वर्ड को अगर हम देखें तो उसमें एक इंटरसेक्शनलिटी है, मतलब यूथ भी बहुत तरीके की होते हैं, डिफरेंट क्लास, कास्ट, और उनके प्रिविलेजेस भी बहुत अलग होते हैं। जैसे कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर काम करती हूँ, प्रांत कथा, हम यूथ को लेकर काम करते हैं, और उसमें एक वर्टिकल है जेंडर और सेक्सुअलिटी माइनॉरिटीज के जो यूथ हैं। तो जो ये जेंडर और सेक्सुअलिटी माइनॉरिटीज के जो यूथ है, हम लोग अभी भी बहुत बेसिक, हमारे जिंदगी की जो बेसिक नेसेसिटीज है उसी से मतलब फाइट कर रहे हैं। मैं एक डेटा शेयर करना चाहती हूँ। 2018 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक सर्वे हुआ था, और उसमें ये दिखाया गया कि 98% ट्रांसजेंडर्स एडोलेसेंट को, मतलब ट्रांसजेंडर पीपल को एडोलेसेंट पीरियड में ही घर से निकाला दिया जाता है।
सिर्फ 2% ट्रांसजेंडर अपने घर में रहने की सुविधा उन्हें मिलते हैं एडोलेसेंट पीरियड के बाद। तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि उस एज पे अगर किसी के मतलब सर के ऊपर से छत चले जाए और उनको जो हमारे जिंदगी के स्ट्रगल उसी एज से अगर शुरू हो जाए विदाउट एनी सपोर्ट, तो कैसा होगा उनकी जिंदगी। तो हम तो पहले जो जरूरतें होते हैं, किसी को अगर एजुकेशन में कोई स्कॉलरशिप की जरूरत होते हैं, या फिर जॉब की जरूरत होते हैं, या फिर शेल्टर की जरूरत होते हैं, तो जितना हमसे हो सकता है वो बेसिक जो चीजें हैं वो हम पूरे करने की कोशिश करते हैं। और उसके उसके अलावा एक कहावत है, हार्ट पीपल। अगर बचपन से ये कोई अलग मुद्दा नहीं है। अगर हम चाइल्ड राइट्स को देखें तो जितने सारे मुद्दे हैं, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन के राइट को अगर आप ले ले, राइट टू लिव विथ डिग्निटी, इसी को अगर आप ले ले, ये वो बचपन से ही हमारा वो हार्डल शुरू हो जाता है। तो इतने संघर्ष से गुजरने के बाद बहुत सारे समस्या भी आ जाते हैं। तो वो उसको कैसे हम लोग थोड़ा हील कर सकते हैं, और उसमें हम काम करते हैं। और ये हम समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो सोसाइटी से जो हम लोगों को मिलता है हर वक्त, अगर वो अपने अंदर पकड़ के रखेंगे, तो सबसे बड़ी जो हार्म है वो खुद मतलब हमारा है। तो उससे कैसे हम लोग अपने आप को उस चीज से बाहर निकाले और एक बेहतर जिंदगी के तरफ आगे बढ़ सकते हैं, तो वो जितना हो सकता है वो सपोर्ट, वो केयर, वो लव बिल्कुल। वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू अनुप्रभा। आई थिंक ये भी बहुत जरूरी है जो आपने बात कही, एंड द वे दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग, ये जो स्पेस आप युवाओं के साथ क्रिएट करना चाह रहे हैं। रॉबिन, आपसे एक सवाल है। आई थिंक ये सवाल एक बहुत अहम सवाल मेरे लिए इसलिए भी है कि जब आप रॉबिन, जब आप एज ए यंग पर्सन, एक युवा के तरह, आप कैसे देखते हैं कि जो अंतर पीढ़ी लव है, इंटर जनरेशनल रिलेशनशिप्स है, ये जो प्यार है, ये आपके जीवन को कैसे और मजबूत करता है, या हाउ डज दिस लीड टू यू, हाउ डज दिस एड ऑन टू योर लाइफ? और आपको क्या लगता है कि आप किस तरह से ऐसे स्पेस क्रिएट कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए जो आपसे उम्र में बड़े हो? सो हाउ कैन यू गो अबाउट क्रिएटिंग सच स्पेसेस फॉर पीपल ओल्डर देन यू? एक तो कि डू यू थिंक, आपको क्या लगता है क्या वैल्यू है इंटरजेनरेशनल लव का, है ना, और इंटरजेनरेशनल रिलेशनशिप्स का, और आप कैसे क्रिएट करते हैं ये इंटरजेनरेशनल लव फॉर पीपल ओल्डर देन यू? So when I talk about love, it is very much synonymous to friendship. And all my life, I have been friends with younger people. I have a friend who is 13 years, matlab for 13 years, he has been my friend, and we have an age gap of around 5 to 6 years. So age has never been a factor for him and me to express love, or it has caused any hindrance कि जिस तरीके से हम अपनी बातों को express करते हैं. And I think even in spaces that I work, जैसे हमारे मैनेजर हैं और हमारे co-workers हैं, there is always जो आप उनसे सीख सकते हो, जो वो आपसे भी सीखना चाहेंगे. आजकल एक चीज बोलते हैं जनरेशन गैप, और इसको हम एक हिंड्रेंस की तरह देखते हैं कि उस पे और मुझ में जनरेशन गैप होगा तो मैं उससे शायद वैसा प्यार एक्सप्रेस नहीं कर सकता या वैसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकता. बट मुझे लगता है rather than taking it as an hindrance, you can look at it like कि ये बंदा एक नया पर्सपेक्टिव ऐड कर रहा है आपके नैरेटिव में, एक नई चीज आपको सिखा रहा है. तो आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यंगर पीपल, क्योंकि वो हमें ये जो स्पेशली बिकॉज आई एम मेकिंग समथिंग ऑन इंटरनेट, तो इंटरनेट से वो भली बात ही वाकिफ होते हैं, वो मुझे नई नई चीजें बताते हैं. एंड सिमिलरली व्हेन आई टॉक टू ओल्डर पीपल, आई गेट टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने लाइफ में सीखे हैं, और
कई बार बहुत सारी मिस्टेक्स जो मैं करने वाला होता हूँ उनसे मुझे वार्निंग मिल जाती है कि आगे उनके तजुर्बे से मैं अपने आप को सावधान कर लेता हूँ कि ये चीज नहीं करनी है। इस तरीके से मुझे लगता है कि इंटरजनरेशनल प्यार बहुत जरूरी है अगर आप अपनी डेवलपमेंट चाहते हैं, क्योंकि आप कुछ चीजें यंगर लोगों से भी सीख सकते हैं, कुछ चीजें आप ओल्डर जनरेशन से भी सीख सकते हैं। थैंक्स रॉबिन। आई थिंक आकाश, एक लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक सेम क्वेश्चन का एक पार्ट मैं आपसे बस पूछूंगा। व्हेन यू टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ इंटरजेनरेशनल लव, जैसे रॉबिन ने कहा, एंड ही टॉक्ड अबाउट मेंटरिंग एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, को लर्निंग and enriching yourself and learning from experiences. How do you create, how do you think, and how would you create such loving spaces for people older than you? सवाल ये आकाश की, अगर आपसे बड़े कोई हैं, आपको पहले तो क्या लगता है इंटरजेनरेशनल लव क्या वैल्यू ऐड करता है? आपसे बड़े लोगों के लिए आप ये कैसे स्पेस क्रिएट कर सकते हैं? आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट शिफ्ट होना है कि आपका रोल बदलता है और आप ये शायद कभी एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब ये पता नहीं होता, अच्छा अब नाउ द पीपल ओल्डर देन यू आल्सो नीड लव फ्रॉम यू. सो दिस शिफ्ट first of all needs to be made, and it takes time to recognize that, you know, earlier they were loving you unconditionally, now the expectation is that you do it. And I feel that to be aware that are we really conscious about this is the first step. Uske bina aap so that's one thing. I think the other is maybe the expectations are not very high. It is just everyday life, how you lead the everyday life, whether एक फोन कॉल करके भी आप बात कर सकते हो या एक तरीके से कभी कुछ खाना साथ में बना लिया और खा लिया. So there are some very everyday things like that. कभी आप you can plan a holiday together without an agenda, without anything, just go give small surprises. So I think it's more in the everyday life that we need to really be more aware, conscious, and then practice whatever small things we can. ब्यूटीफुल थिंग, ये बहुत जरूरी है ना। आई थिंक दिस रोल शिफ्ट के बारे में अवेयरनेस होना, दैट यू नो दैट नाउ पीपल हु आर गिविंग लव नाउ नीड लव, इज सो क्रिटिकल। थैंक यू दोस्तों, एंड बहुत मजा आया आप चारों से बात करने में। उम्मीद है कि आपको भी इक्वली मजा आया प्यार के परिवार के बारे में बात करने में। आई थिंक एक्सप्लोरिंग लव, एक्सप्लोरिंग फैमिलीज एंड हाउ फैमिलीज हैव चेंज्ड and how young people need to feel intergenerational love and how intergenerational love especially family spaces में किस तरह युवाओं को नर्चर कर सकते हैं। आप सबका जुड़ने, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू आकाश, रॉबिन, एंड थैंक यू अनुप्रभा, थैंक सो मच। दोस्तों जो अभी साथ में हैं, कल हम फिर से शाम 6 बजे वापस आएंगे 4 नए साथियों के साथ। इस समय हम लव इन द एजुकेशन स्पेस को, प्यार की शिक्षा के बारे में बात करेंगे। सो टू जॉइन अस टुमारो। Until then, bye bye, lots of love. Bye. 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 Bye.